हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप में स्वागत करता हूं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो सीटेट, जेटेट, यूपीटेट, आरटेट, यूटेट सभी में ऐसे प्रश्न आते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आइए 15 या 30 प्रश्नों का ये सेट है, तो इसे प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से, आप लोग को दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है ना। पहला, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलाना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो फर्स्ट का आप आंसर करें। यदि आपको और भी टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट का आंसर मैं बताता हूँ। फर्स्ट का इसका आंसर होगा फर्स्ट, और मैं पूरा डिटेल में भी बताऊँगा इसे, ठीक है। पूरा डिस्कशन के साथ में ये चलेगा सेट, तो आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो गया फर्स्ट। कहता क्या क्वेश्चन, आइए समझते हैं। निम्नलिखित में से, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, ठीक है। वह बहुत ही टुनक मिजाजी होता है, ऐसा नहीं है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डुलाना आदि, ये भी नहीं होगा, ठीक है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये फर्स्ट है, ठीक है। आइए इससे और समझते हैं। प्रतिभावान शिक्षार्थी कक्षा में होने वाली ऐसी गतिविधियां जो प्रेरणा देने वाली या चुनौतीपूर्ण नहीं होती है उनसे ऊब जाता है, क्योंकि ऐसे शिक्षार्थी हमेशा चुनौतीपूर्ण व आगे बढ़ाने वाले विषयों में रुचि लेते हैं। आप सभी लोगों ने अपने क्लासों में देखे होंगे, आपके भी दोस्त होंगे, इस तरह के आप भी होंगे। तो आप क्या करते हैं, क्लास में उबने लगते हैं। जब आपको कोई चुनौतीपूर्ण कक्षा होती है तब आप बहुत इंटरेस्ट लेकर के आप उसमें पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न कहता है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिक को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। सॉरी, इससे पहले मैंने गलत पढ़ लिया था, ठीक है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो सेकंड का आंसर करें। सेकंड का राइट आंसर होगा थर्ड। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अधिगम एक प्रक्रिया है। यहाँ पे देखने एक अधिगम शब्द आया है, तो आइए अधिगम को जानते हैं। तो अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, तो जिसके द्वारा मीन्स अधिगम के द्वारा, जो प्रक्रिया है उसके द्वारा अभ्यास के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपके व्यवहार में, बिहेवियर में चेंजिंग आएगा। शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है ना। तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके ही वह बढ़ा सकती है। ड्रिल और अभ्यास मेथड के द्वारा नहीं होगा। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगी प्रोत्साहन देकर, इससे भी नहीं होगा। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, इससे भी नहीं होगा। तो ये सही आंसर है थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। नीचे जो कथन दिया हुआ है उनमें से कौन कौन सा सही है आपको इसमें बताना है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है।
बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो 3 का आप आंसर करें। तो 3 का राइट आंसर होगा। आइए इसे ऑप्शन के द्वारा छांटते हैं, कौन होगा कौन नहीं होगा। तब देखिए इसमें पहला ऑप्शन, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, नीचे कर देता हूँ, अब दिख रहा। पहला ऑप्शन कहता है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे जो हैं वो निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब बच्चा 3, बच्चे समस्या समाधान करता है। पियाजे ने कहा बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है तो समस्या को समाधान करता है, ये सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी सही होगा है। तो कौन होगा, बी सी डी। तो ये देखते हैं बी सी डी किस ऑप्शन में। पहला ऑप्शन में बी सी डी है, तो पहला ऑप्शन ही मिल गया। तो 3 का क्या होगा, फर्स्ट। बच्चे जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता, समस्या समाधान करता, वैज्ञानिक शोधकर्ता तथा पर्यावरण सक्रिय अन्वेषक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 4 में प्रश्न कहता है विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रभावी है। हो सकता है एक से ज़्यादा भी आंसर हो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होगा, वही इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। तो 4 का आंसर करें। 4 का राइट आंसर होगा 2। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका राइट आंसर होगा। 3rd क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दंड का प्रयोग किया गया है, तो आप बच्चों को दंड नहीं दे सकते। तो 3rd का ऐसे यूँ ही नहीं होगा। यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदले, गलत विचार को आप सही विचार में कैसे बदल सकते हैं। अब ज़बरदस्ती तो नहीं ना कर सकते हैं उसके साथ, ज़बरदस्ती करेंगे तो ये तरीका सही नहीं है। आप गलत चीज़ों को सही में कैसे बताएंगे, ये भी नहीं है। जो गलत है वो गलत ही होता है। नेक्स्ट 4 में देखते हैं पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए, ये भी नहीं। तो चलिए 4 का राइट आंसर क्या हुआ, 4 का राइट आंसर हुआ 2। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 5 नंबर प्रश्न कहता है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कहाँ सीखेंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आइए चारों को जानते हैं। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की उपेक्षा करता है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो ये 5 का आंसर चूज करते हैं। क्वेश्चंस क्या, छोटा कर दूं, चलिए अब देख रहा है क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, यानी प्राथमिक क्लास का बच्चा है तो कौन से वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों में से कौन आंसर होगा, आइए इसे देखते हैं। पहला ऑप्शन है जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। स्पष्ट आदेश दे ही देगा वो, तो बच्चे फिर क्या करेंगे, है ना, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड है जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है। सिर्फ गणित संज्ञानात्मक इन्हीं में तो नहीं कर सकते आप, क्लासों में सिर्फ गणित पे ही करेंगे, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं होगा। 3rd नंबर जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है, जहाँ पे शिक्षक सारे अधिगम में आगे होगा, विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता निष्क्रिय। तो एक लास्ट ऑप्शन बचा 4, तो इसका राइट आंसर 4 होगा। तो आइए 4 को पढ़ लेते हैं क्या है। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और
वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। हाँ, इसका ये राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चा वहाँ पे खुद को समझा कि वो महत्वपूर्ण है, उनकी आवश्यकताओं को वहाँ पे पूर्ति भी हो रही है। तो 5 का राइट आंसर होगा 4। यदि प्राथमिक विद्यालय का वातावरण संवेगात्मक आवश्यकताओं जैसे बौद्धिक प्रेम एवं सामाजिक विकास आदि की पूर्ति करता हो तो बालक का वातावरण से प्रभावी ढंग से सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पे, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसका बताइए ABC में से कौन कौन आंसर हो सकता है। यहाँ पे एक बच्चा है, वो खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता देखता है और कहता है एक पक्षी है। इससे बच्चे के विचार के बारे में आप क्या पता कर सकते हैं, बताइए सोच कर। तो 6 का राइट आंसर होगा 2 A, B और C, है ना। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित है, तभी तो वो बताया वो कौवे को देखकर कि वो एक पक्षी है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। हाँ, उसने कौवे को देखा और बताया वो पक्षी है, तो विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, तभी तो वो बताया कि पक्षी है ना। कौवे को देखा हो तो और वो पहचान लिया कि वो पक्षी है। किसी दूसरे जानवर को भी देखेगा तो वो कहेगा पक्षी है। वो ये नहीं बता पा रहा है कि वो कौवा ही है, वो सारे उड़ते हुए चीज़ों को वो देख के समझता है कि वो पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर 6 कहीं आइए, इसे और अच्छे से समझते हैं क्या कहता है। बच्चा कौवे को देखकर उसे एक पक्षी कहता है। इससे यह पता चलता है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। साथ ही यह भी पता चलता है कि बच्चे की स्मृति का विकास हुआ है तथा बच्चा अपने अनुभव को भाषा द्वारा व्यक्त कर सकता है। वो पहले देखा है तभी तो उसकी स्मृति में है, तभी तो वो बता रहा कि वह एक पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाले व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। चलो इसे, नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो 7 का आप आंसर करें, तो 7 का राइट आंसर होगा 3rd, है ना। बालक में प्रेम रूपी प्रेरणा का विकास तीव्र गति से होता है। अतः जब कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को यह कहती है कि तुम अपना कार्य दूसरे बालक से पहले समाप्त कर लो, तो उस बालक में भीतरी प्रेरणा का विकास होता है और वह प्रोत्साहित होकर कार्य को जल्दी समाप्त कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। 3rd ऑप्शन है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। लास्ट ऑप्शन है उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो 8 का आंसर करें। 8 का राइट आंसर है 2nd, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। बालक को उसके निर्धारित व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने एवं उसमें निपुणता लाने के लिए शिक्षिका को विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना चाहिए। जब बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होगा तो वो सही से और अच्छे से किसी काम को करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कहता है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रट कर याद करने के लिए, जिससे वे
प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपयोगों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो 9 का आंसर करें तो 9 का राइट आंसर होगा 4, है ना। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो शिक्षकों का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होना चाहिए जिससे बालक सीखने के प्रति जिज्ञासु बने तथा नई नई बातें सीखना पसंद करें। बच्चे नए नए बातें सीखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 10 की ओर। 10 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो 10 का आंसर करें तो 10 का राइट आंसर होगा सेकेंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके से सीखता है तथा सीखने की शैली अलग तरह की होती है। तो प्रभावशाली ढंग से विद्यालय की प्रथा को लागू करना तो व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 11 नंबर। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो 11 का आंसर करें। 11 का राइट आंसर होगा सेकेंड, सिर से पैर की ओर। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत सिर से पैर की ओर विकास को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 12 नंबर। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। मध्य बचपन का समय, वयस्का अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। तो 12 का आंसर करें। 12 का राइट आंसर होगा 3, प्रारंभिक बचपन का समय। बच्चों में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। इस अवस्था में बालक की अनुभूति सरल, स्पष्ट एवं सही होती है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताहांत में सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण। 13 का आप लोग आंसर करें तो 13 का राइट आंसर होगा 4। 13 का राइट आंसर होगा 4, आनुवंशिकता और पर्यावरण। लड़की की क्षमताएं आनुवंशिक एवं पर्यावरण परिणाम होंगी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। गौण वाहक कौन हो सकते हैं। विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। 14 का आंसर करें तो 14 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, गौण वाहक हैं विद्यालय और पास पड़ोस। विद्यालय और परिवार के निकटतम सदस्य समाजीकरण के गौण वाहक होते हैं। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जो परिवार से ही आरंभ होती है। बालक परिवार के सदस्यों से अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करके व्यवहार करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन मीन्स स्कीमा, उद्दीपक अनुक्रिया युग्म संतुलन। तो 15 का आंसर करें। 15 का राइट आंसर होगा फर्स्ट,
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। इनका मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद एक महत्वपूर्ण आयाम है। यह बालकों में ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, 15 तक। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो 20 मिनट का हो गया है, 15 क्वेश्चन कॉल करने में 40-50 मिनट्स चला जाएगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाते हैं, तो शायद आप लोगों को पसंद ना आए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये आज का क्वेश्चन कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, जिसमें 16 से 30 तक करेंगे। और जाते जाते एक काम और करते जाइए, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड में देखिए, वहाँ पे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, आप उसे प्रेस करके बेल आइकन को दबा दें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो आज का ये क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर दें। और आप मेरे चैनल पे बिल्कुल ही आसानी से जा सकते हैं, जिसका साइट में बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है youtube.com स्टडी अप। आप इसे सर्च करेंगे तो आप मेरे चैनल पे डायरेक्ट चले आएंगे। तो आप सभी लोगों का मेरा धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़े हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आइए, नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे।